बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज भी अब बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच कल खेला जा रहा है रावलपिंडी में। और इस मैच की क्या हाइप है, इस मैच में जो है इससे पहले जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस खेले गए उसके क्या नताइज सामने आए, इनको हम डिस्कस करेंगे। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो है विराट कोहली के बारे में अब बीसीसीआई ने खबर दी है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली टी20 की टीम की क़यादत से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन वनडे और टेस्ट मैचेस में विराट कोहली बतौर कप्तान अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। तो आज के शो में बहुत कुछ है और आज बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान 18 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड की मेजबानी के लिए तैयार। दोनों टीमों के माबैन पहला मैच कल रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन रमीज राजा मुझे या टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे। वर्ल्ड कप जरूर जहन में है, लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतनी है। कप्तान बाबर आजम, टीम यही प्रैक्टिस कर रही है, यही प्लान कर रही है कि वर्ल्ड कप में हमने कैसे जाना। और न्यूजीलैंड के पास हर शोबे में मैच विनर्स मौजूद हैं। मेजबान टीम के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे कप्तान टॉम लैथम। इससे पहले कि हमें निकाला जाता, हमने खुद इस्तीफा दे दिया। वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आना चाहिए। वकार यूनुस। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कैरिबियन प्रीमियर लीग के फाइनल में सेंट किट्स ने सेंट लूसिया को शिकस्त देकर पहली मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर हारिस ताहिर को शिकस्त का सामना। आलमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 4 रुकनी टीम कराची से बेल्जियम रवाना हो गई। दुनिया व्हील चेयर क्रिकेट की तारीख में पहली बार वनडे मैच 20 सितंबर को लाहौर में खेला जाएगा। नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच है जो कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और इस मैच पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के और दुनिया क्रिकेट के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया और साथ साथ वनडे इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया। बड़े ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, डोमेस्टिक का बहुत बड़ा नाम और फील्डर भी बड़े ज़बरदस्त थे अपने वक्त के। मेरे साथ बजरिया वीडियो लेकर मौजूद हैं हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आज मौजूद किया और इतना सारा तारुफ कराया, मेरा बहुत शुक्रिया। हसन, ये बताएं, आप तो अब पिंडी बॉय हो गए, कराची से आप काफ़ी अरसा हुआ आप चले गए, तो बताएं इस वक्त पिंडी में क्या माहौल है, क्या हाइप है इस मैच को लेके, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है और लोग अपने प्लेयर्स को भी अपनी सॉइल्स पे देखने के लिए जो है वो तरस गए। जी हाँ, डेफिनेटली जब से कोविड-19 आया, आपको पता है 2 साल में इतना क्राउड जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ ग्राउंड में आने के लिए, और दुनिया में बहुत एक ज़ोर शोर से हलचल मची हुई थी। जब PSL हुआ उसमें क्राउड भी आ रहा था, मगर आज 18 साल बाद जो है ये पिंडी बॉयज़ जो हैं, जो क्राउड है वो भी बड़ा एंजॉय करेंगे, मैच को देखने की कोशिश करेंगे कि टिकट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, और काफ़ी PCB कोशिश कर रहा है कि क्राउड को जो है लाया जाए मैच में, क्योंकि 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। और पाकिस्तान में जिस तरह से PSL शुरू हुई है और पाकिस्तान का अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इंटरनेशनल टीमों को लेके आ रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका टीम आई थी यहाँ पर, जब वनडे मैचेस भी हुए, काफ़ी टेस्ट मैच हुए, स्पेशली वो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता, हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में। फिर साउथ अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका में जो है वो यहाँ पर आके खेली पिंडी में। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, स्पेशली क्रिकेटर यहाँ के पिंडी के, और यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि पूरी हेल्प करें ग्राउंड को। रिन्यू हुई है यहाँ की पिछे काफ़ी, क्योंकि क्लब क्रिकेट काफ़ी हो रही है पिंडी इस्लामाबाद में, और वेदर भी बड़ा अच्छा है। और देखना ये होगा कि बैटिंग के लिए साजगार होगी ये पिच, मेरे ख्याल में, जिस तरह से नेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं यहाँ पर। और पिंडी की टीम जो पूरी आई हुई है, सारी फील्डिंग बॉलिंग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्लेयर्स बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ये तो हमने हसन रजा से जाना कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पिंडी की, लेकिन इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी साकिब सैयद पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। साकिब से जानते हैं इस वक्त वहाँ पे क्या माहौल है और क्या गर्मजोशी देखने को मिल रही है। जी साकिब।
जी बिल्कुल अली सलमान, 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रख रही है। कल जो है पहला वनडे सीरीज़ में एक पहला मैच होगा 2:30 बजे के करीब। जैसे कि अब बताता चलूँ कि जो शायकीन है, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, वो काफ़ी पुरजोश हैं। मुख्तलिफ बैनर्स भी इस्लामाबाद और पिंडी में लगे हुए हैं। दोनों टीमों में काफ़ी ज़ोरदार जो मैच होने जा रहा है। आपको बता चलूँ आज के दिन जो है दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन की। पाकिस्तान की जानिब से जो है बाबर आजम और शादाब ने प्रैक्टिस में सेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा 12 रुकनी टीम जो न्यूजीलैंड की है उसने भी इसमें हिस्सा लिया है। और जो फास्ट बॉलर हैं हमारे और ओपनर्स वो आज आराम पे थे। इसके अलावा वनडे सीरीज़ की जो ट्रॉफी है उसकी रहनुमाई भी हुई है आज, और दोनों जो कप्तान है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, उन लोगों ने इस रहनुमाई भी की है। आपको बता चूँ टिकट की दूसरी जानिब शायकीन काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टिकट सिर्फ 25% लोगों को अलाउड होगा जो इस वक्त पे हम मौजूद हैं रावलपिंडी स्टेडियम में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, बिल्कुल रावलपिंडी स्टेडियम को खूबसूरत बना दिया गया है। कुर्सियां लगा दी गई, 4500 यहाँ पे तादाद होगी। इसके अलावा कल एक ज़ोरदार मैच होगा, देखा जाएगा कौन सी टीम फतह पाएगी। शायकीन भी पुरजोश हैं। 2:30 बजे के करीब मैच शुरू होगा और देखा जाएगा कौन सी टीम फतह पाएगी। राइट, कौन सी टीम फतह पाएगी ये कहना है साकिब सैयद का, और जो सद ग्राउंड में मौजूद है और हालात से हमें आगाह कर रहे थे। हसन, ये बताइएगा कि आप तो वहाँ पे मौजूद हैं, बताइएगा कि ये मैच जिस तरह भी साकिब भी बता रहे थे 2:30 बजे शुरू होगा, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान की टीम को? पहले अगर टॉस जीत जाता है पाकिस्तान या जो भी टीम टॉस जीतती है उसको पहले क्या करना चाहिए? डेफिनेटली देखिए अली भाई, एक तो सेंट्रल पिच पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सारा एटमॉस्फेयर दिया गया है प्रॉपर मैच का। जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से जो कोचेस हैं, जो सीनियर हैं, वो यही स्टडी बना रहे हैं कि आप जब प्रैक्टिस करें तो मेन पिच पे करें, और वो मेन पिच पे इसलिए कर रहे हैं कि उसकी बाउंड्री देखी जाएगी। वनडे क्रिकेट है, आपको पता है, क्योंकि T20 फॉर्मेट इतनी तेज़ हो गई है। T20 फॉर्मेट में जो है 200 रन 250 रन जो है वो तक चेज़ हो जाते हैं, मगर अब 50 ओवर का गेम या वनडे क्रिकेट होती है, उसमें मजीद अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगी तो बैटिंग ट्रैक भी है और गर्मी है काफ़ी यहाँ पर। डेफिनेटली डे नाइट मैच बीच में होगा। अगर पहले बैटिंग करेगी तो लंबे रन करने चाहिए पाकिस्तान टीम को, स्पेशली बैटिंग पिचेज़ हैं। बाबर आजम इनफॉर्म बैट्समैन है, वो एक लंबी इनिंग खेल रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तीनों फॉर्मेट में मजे हुए प्लेयर हैं और ICC की रैंकिंग में भी टॉप बैटिंग कर रहे हैं। तो साजगार हमेशा पाकिस्तान के लिए फर्स्ट बैटिंग ही रहती है। और अपने पाकिस्तान क्रिकेट में अगर रिकॉर्ड देखा होगा तो चेज़ में जो है बहुत ख़तरनाक साबित हुई है, क्योंकि चेज़ में हमारे पास उस टाइप के प्लेयर भी नहीं होते। हम रिलायबल सिर्फ 1-2 प्लेयरों पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अंडर प्रेशर आता है। ऑलराइट, पाकिस्तान अंडर प्रेशर आता है, ये कहना है हसन रजा का। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का इस मैच को लेकर क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। यहाँ की कंडीशंस हैं, मोस्टली बैटिंग को सपोर्ट करती है। 2 विकेटें होती हैं इस्लामाबाद की पिंडी की, लेकिन हमने थोड़ा सा ये भी माइंड में रखा कि हमारा वर्ल्ड कप आगे उसके UAE में कैसी कंडीशंस होंगी। हर टीम यही प्रैक्टिस कर रही है, यही प्लान कर रही है कि वर्ल्ड कप में हमने कैसे जाना, और उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशंस को सामने रखते हुए हम प्लान कर रहे हैं। और 3 स्पिनर्स हमने ये इसीलिए रखे हैं कि कल जाके हम देखेंगे फाइनल, क्योंकि लास्ट डे जो हमारा प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें वो सारी कवर हुई थी, वो विकेट देख नहीं पाए। लेकिन आज जाके देखेंगे, फाइनलाइज करेंगे, और कल जो हमारा फाइनल कॉल होगी 11 साइड वो हम बता देंगे। आप किसी टीम को इजी नहीं ले सकते, बाउंस बैक भी कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे खेलती हैं ये कंटिन्यू T20 खेलते हैं। लेकिन हम किसी भी टाइम पे उनको रिलैक्स नहीं ले रहे, या उनको ये नहीं देख रहे कि वो वीक टीम है या वो उनके प्लेयर्स नहीं आए। हम बिल्कुल अगर उनके मेन प्लेयर आते तो ज्यादा मजा आता। चेयरमैन ने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चीफ सेलेक्टर ने भी एक्सप्लेन कर दिया, मेरी इनपुट थी मैंने दी। लेकिन ये हमारी टीम है, या मेरी टीम नहीं है, या उनकी टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। आप भी बैक करें, मैं भी बैक कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इनके साथ ही हम प्लान करेंगे कि हमने कैसे खेलना है और कैसे हमने वर्ल्ड कप में जाना। बाबर आजम की गुफ्तगू सुनी, साकिब सैयद की गुफ्तगू सुनी, लेकिन एक आम आदमी की क्या राय है, वो इस मैच को किस तरह से एनालाइज कर रहा है, इस मैच को किस तरह से देख रहा है, आइए अवाम की राय सुनते हैं। टीम ये इन्होंने सेलेक्ट की हुई है, सब नए लड़के हैं, न्यूजीलैंड की टफ टीम है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को जीतना इसमें। सबसे पहला हम न्यूजीलैंड को खुशामदीद कहते हैं यहाँ आने पर, और दूसरा बात है कि इंशाल्लाह ये कोई हर बंदे का अपना माइंड होता है, इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि पाकिस्तान सीरीज जीतेगा इंशाल्लाह। इन दी एंड हमें ये देखना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो किस तरह का, वो पहले बांग्लादेश के साथ उनकी सीरीज चल रही थी तो उसमें वो उनसे इतना अच्छा नहीं खेल पाए, तो और पाकिस्तान का अपना होम ग्राउंड है, तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे। मैं तो देख रहा हूँ बहुत अच्छे
मुकाम पे देख रहा हूँ ऊपर। इंशाल्लाह आगे इंग्लैंड भी आ रही है वर्ल्ड कप के बाद, तो न्यूजीलैंड से ये है कि फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा होगा क्रिकेट का। बड़ा मसला ये होगा कि न्यू प्लेयर जो ऐड कर रहे हैं उनको कैसे खिलाएगा, और 18 साल के बाद जो न्यूजीलैंड का टीम आया है पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली लेवल पर, नेशनली लेवल पर और रीजनल लेवल पे एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात होगी कि इतने साल के बाद वो अपने कंट्री में कैसे परफॉर्म करेंगे। जब ये न्यू खिलाड़ियों के उन्होंने ऐड किया है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। हसन, आपको ऐसा लगता है कि श्रीलंका के भी मेन प्लेयर नहीं आए थे लेकिन मजा वो भी चखा के चले गए थे? डेफिनेटली क्रिकेट है, और क्रिकेट बाय चांस, स्पेशली बाय लक, मगर बाय चांस जो है वो ऐसा नहीं होता। मगर क्रिकेट में आपको टिल एंड ऑफ द बॉल जब फिनिश नहीं हो जाती, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जीत की हमेशा, और कभी भी रिलायबल नहीं चाहिए। ऐसे बड़े मैच आपने माजी में देखे होंगे कि जावेद मिर्जा जैसे लोग, शारजा का उनका छक्का वो याद होगा कि वो जो बॉलर थे चेतन शर्मा आज तक इंडिया के क्रिकेट में वापस नहीं आए कम बैक करके। तो वही बाबर आजम का कहना है कि हम जब श्रीलंका से अगर हार गए हैं तो कोई भी मैचेस होते हैं उनको कभी भी जो है वो इजी नहीं लेना चाहिए। स्पेशली न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि जो भी फॉरेन कंट्री में खेलते हैं गोरे, उनको यही सिखाया जाता है कि फील्डिंग में एफर्ट करनी है आपने। और हमेशा से देखें आप, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम और जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर जो है वर्ल्ड के मायनाज फील्डर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में रन आउट किया, मशहूर रन आउट इंजमाम मुल्क को, तो ये गिव अप नहीं करते ये लोग, और फील्डिंग में स्ट्रेंथ दिखाते हैं अपनी 100%। तो यही एक मिसाल होगी। और जिस तरह से आप बाबर आजम ने बताया कि किसी भी टीम को ईजी नहीं लेंगे, रोज टेलर जैसे बैट्समैन न्यूजीलैंड के वो इसमें नहीं है, और बहुत सारे वो नाम नहीं है जो वर्ल्ड क्लास में पहले 5-6 प्लेयर वर्ल्ड क्लास के खेलते थे इस टीम में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट लीग्स हो रही हैं दुनिया में, और बहुत सारी लीगें हो रही हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंट प्लेयर ज़्यादा नहीं खेलते, तो रिटायरमेंट भी दे देते हैं। मगर यंग एक टीम जब भी जाती है कोई नेशन की और कंट्री के लिए खेल रही होती है, डेफिनेटली वो कोशिश यही करती है कि अपनी कंट्री को जिताए। ऑलराइट, हसन रजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच खेला जा रहा है उसको डिस्कस हम करेंगे, लेकिन साथ साथ विराट कोहली को, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया कि अब डिसकंटिन्यू करेंगे भारत की T20 की कैप्टनसी को, इस मौजू पे बात करेंगे। जिस तरह मुख्तलिफ लीग की बात की है, तो हसन रजा ने एक लीग खेली थी और इनके एक लीग के साथी होंगे जो हमारे साथ शो का हिस्सा बनेंगे ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, इंतज़ार कीजिएगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, और अब हमें एक और टेस्ट क्रिकेटर ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने इंडिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और रणजी ट्रॉफी में इंडिया के बंगाल की टीम के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक हैं। बैनर्जी के बाद दूसरे कामयाब कप्तान के जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव रणजी ट्रॉफी के फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। इस वक्त बड़े ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं, उनके तबसरे तज्जिए क्रिकेट की वेबसाइट्स पर और साथ साथ जो दीगर चैनल्स हैं उस पर आप सुनते हैं। मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त विराट कोहली के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए दीप दास गुप्ता जी ने। आदाब गुप्ता जी। नमस्ते, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, फ्रॉम टेकिंग द टाइम आउट फ्रॉम योर हैवीएस्ट बिजी स्केड्यूल, और हमारी खुसूसी दावत पे आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे बात करें। ये बताइएगा गुप्ता जी, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है विराट कोहली की, पाकिस्तान में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है महेंद्र सिंह धोनी की, रोहित शर्मा की, लोग इंडियन क्रिकेट को लाइक करते हैं। और अगर आप सिर्फ हमारे यूट्यूबर्स की बात करें तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा सिर्फ इंडियन क्रिकेट पर ही बात करते हैं। तो ये विराट कोहली की न्यूज़ को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, आप किस तरह इससे पूरे मुद्दे को देखते हैं? ये हाइप तो मेरे ख्याल से पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पड़ी हुई है, क्योंकि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ आएगा, और वो भी इस मुकाम पे जब 1 महीना बचा हुआ है वर्ल्ड कप के पहले। तो कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा सा ये शॉक भी है जो टाइमिंग को लेकर। लेकिन एक चीज तो है कि ये बातचीत तो चली रही थी, वो जिसे आप नॉइज कह लीजिए या रूमर्स कह लीजिए, कि ये जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप है वो बहुत ही अहम होने वाला है उनके कैप्टनसी के लिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये रूमर्स को शांत करने के लिए, और काफी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि वो भी अब यंग तो रहे नहीं है, मेरे ख्याल से 34 साल के हो ही गए, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वर्कलोड, जैसे उन्होंने कहा, कि वो मैनेज करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप एक बड़े टीम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन होते हैं, तो सिर्फ आप क्रिकेटर नहीं होते, काफी बाकी चीजें होते हैं, क्रिकेट के मैदान के बाहर की चीजें जो होती हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो पिछले 2 साल का उनका परफॉर्मेंस रहा है
उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया अपने लिए उससे काफी नीचे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये था कि थोड़े से जो प्रेशर्स हैं क्रिकेट के बाहर के प्रेशर्स उनको थोड़ा कम किया जाए, जो ये र्यूमर्स हैं वगैरह, शायद कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि वो इफेक्ट कर रहे हैं उनके क्रिकेट को, तभी धीरे धीरे करके जो उनका दायरा है वो थोड़ा छोटा कर रहे हैं या थोड़ा साफ कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा गुप्ता जी, आपने खुद भी बंगाल की कैप्टनसी की है, अभी आप क्रिकेट कमेंट्री से वाबस्ता हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया हो या पाकिस्तान, जो कैप्टन पे एक हम एडिड प्रेशर डालते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालता है, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा दोनों मुल्क के जो कप्तान हैं उनके लिए थोड़ी सी एक मुश्किल का बाइस बनती है बात? देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज पार्ट ऑफ द पर्क्स, क्योंकि प्यार भी बहुत मिलता है, और जब आप कप्तान बनते हैं एक देश के, वो भी इतने बड़े टीम्स के, जैसे आपने कहा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गए, तो उसका जो अब वो कहते हैं ना, हैवी लाइज द हेड व्हिच वेयर्स द क्राउन, तो अब उसके साथ ही चलता है ये, तो ये चीज तो लेके चलना पड़ेगा कि आप अगर कप्तान है इतने बड़े टीम के, तो उसके साथ साथ ये सब चीजें भी आपको साथ में लेके चलनी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं ले जा पाते तो फिर देन यू हैव टू टेक अ कॉल। तो कहीं ना कहीं 6 साल हो गए, 2015 से शुरू हुआ था ये उनका दौर कप्तानी का, तो और अगर आप एक साइकिल देखें किसी भी कप्तान का, वही 6-7 साल ही रहता है। बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल कप्तान देखे होंगे आपने, मेरे जहन में तो बहुत कम आते हैं जिन्होंने 6-7 साल से ज्यादा कप्तानी की हो किसी भी बड़े टीम की। तो वो एक साइकिल होता है, ये नेचुरल प्रोग्रेशन है कि आप कभी रुकते हैं फिर अगला वाला आता है शख्स, तो आई थिंक दिस इज ओनली नेचुरल। बट जो आपने प्रेशर की बात कही, देखिए वो तो दैट कम्स विद द टेरिटरी, या तो फिर आपको पहले हाथ उठा देना पड़ेगा कि नहीं भैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना है, मेरे से ना हो पाएगा ये सब चीजें। लेकिन जब आप मान लेते हैं, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो साथ में जो ये चीजें उसको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। राइट है। हसन, आप क्या कहेंगे विराट कोहली के हवाले से, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ इंडिया के ही हीरो नहीं है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां क्रिकेट खेली समझी देखी जाती है, सब जगह उनके फैन फॉलोइंग एक बड़ी तादाद में मौजूद है। आप किस तरह देखते हैं इस डिसीजन को? मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है उनकी, और फैन फॉलोइंग के अलावा जो उनके जो स्कोरिंग्स हैं, जो रन्स हैं उनके, एब्सोल्युटली मार्केबल। जब सचिन भाई जब खेल रहे होते थे, तो हम भी जब 97 का हमने टूर किया, सईद भाई ने 197 किए थे, 194 किए थे चेन्नई में, मुझे याद है उस मैच में मैं टूर्नामेंट था, और वहाँ पर भी उनका एक हाइप क्रिएट हुआ था बहुत। जब सचिन भाई जब आउट होते थे जब भी, तो आपने देखा लेजेंडरी मास्टर, ग्राउंड में खामोशी चाहिए थी। ऐसी विराट कोहली जो है एक प्रोडक्ट बने इंडिया की, बल्कि उसके बाद इंडिया की प्रोडक्ट बन के फिर वो अकेडमी से आए, और फिर उसके बाद एक लेजेंडरी बने, और उनका जो फुटवर्क था वो आउटस्टैंडिंग। जैसे आपने AB डिविलियर्स अगर आप देखें, पुरानी वीडियोस, पुरानी जो स्किल्स देखें इनकी, दिलशान जैसे बैट्समैन देखे, तो इन्होंने फॉर्मेट को चेंज किया है अपने दौर में, अपनी क्रिकेट में, और बहुत फास्ट क्रिकेट खेली है। और यही चीज़ है, विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है, मगर एक डिसअपॉइंटेड होगी इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे धोनी आए थे, उन्होंने एक टीम फॉर्मेट जो है सेट किया था पूरा, और अगर गंगुली आए थे, गंगुली भाई वो भी खेले एक टाइम में हमारे दौर में, चाहे वो कैनेडा कप हो, सारा कप, चाहे वो शारजा सीरीज हो, एक टीम को लेकर चले थे इंडिया की, और वो यंगस्टर्स को उन्होंने डिलीवर किए चीज़ें जो आज इंडिया की टीम में खेल रहे हैं। और यही प्लेटफॉर्म है कि अगर विराट कोहली जाएंगे तो डेफिनेटली अगला कैप्टन कौन होगा, और फिर इंडिया की मेरा भी ख्याल है सवाल है कि अगला कैप्टन कौन होगा। रोहित शर्मा के होते हुए एक ऑटोमेटिक चॉइस है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम कंपैरिजन करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, सब जगह ही कंपैरिजन होता है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ। अब विराट कोहली का जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो गया एज ए कैप्टन आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप। आपको लगता है इसका जो इंपैक्ट आएगा, इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, वो बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी आएगा? क्योंकि राजा साहब के आने के बाद से ये बातें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम को टेस्ट मैच की कप्तानी से हटा दिया जाएगा, या बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसमें पहले भी बहुत ज्यादा जो फिंगर रेज होती थी। जी हसन, मेरे लिए सर ये हसन से मैं पूछूं, फिर आपकी तरफ आता हूं मैं। जी हसन। बिल्कुल, ये तो आपको पता है कि 36वें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रमीज राजा आए हैं। देखना ये है कि वो जब अपनी चेयर संभालेंगे और जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है, वो प्लान बोर्ड के साथ, PCB के साथ शेयर कर रहे हैं, वो किस तरह का इम्प्लीमेंट होगा। उसमें बाबर आजम ओनली, जैसे अगर इंडिया में विराट कोहली हैं तो बाबर आजम भी टॉप रैंकिंग पे हैं, ICC की टॉप रैंकिंग में रहे, टेस्ट बैट्समैन में, चाहे वनडे हो, चाहे T20 फॉर्मेट में हो, स्पेशली जो लीग्स खेल रहे हैं उसमें भी परफॉर्म करते हैं वो। अब डिपेंड करता है कि एज ए कैप्टनसी जो है एक बड़ा डिफरेंट टास्क होता है आपके लिए।
आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है और विनिंग कॉम्बिनेशन टीम को लेके चलना पड़ता है और स्ट्रेंथ को देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे सीरीज हो रही है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या रोल होगा बाबर आजम का, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस कैसी होगी और टीम को जो है वो किस तरह से लेके चलेंगे, ये बड़ा टास्क है बाबर आजम के लिए वर्ल्ड कप। अच्छा दीपदास जी, ये बताएगा कि डिस्पाइट द रिजल्ट्स, चाहे इंडिया वर्ल्ड कप विन करता है या उसको लूज करता है, विराट कोहली का तो डिसीजन हो चुका है, लेकिन अब ऑटोमेटिक चॉइस है कि रोहित शर्मा, कैसे कंपेयर करेंगे आप विराट कोहली को और रोहित शर्मा को? ऑल्दो के आईपीएल में जो परफॉर्मेंस है रोहित की एज ए कैप्टन वो रिमार्केबल है। देखिए, मेरे ख्याल से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि हम अमूमन चले जाते हैं बिकॉज काफी एकेडमिक हो जाता है कि ये अच्छा है या वो अच्छा, बिकॉज वो सुनने में अच्छा लगता है, डिबेट अच्छा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि विराट का तो काम हो गया, एज फार एज T20 इज कंसर्न उसका काम हो गया। अब रोहित का काम है आगे बढ़ाना है जो, और हम लोग काफी लाकी हैं अगर हम देखें एज क्रिकेटिंग नेशंस, दोनों क्रिकेटिंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे रोल मॉडल्स आते रहे, आज से नहीं, पिछले 50-60 सालों से कोई ना कोई आता रहा है हर एक जनरेशन में। जब भी लगता है कि यार ये एक ग्रेट क्रिकेट छोड़ के जा रहा है, दूसरा आ जाता है, तो वो हम लोग काफी फॉर्चुनेट रहे, तो वो गाड़ी चलता रहा है और चलता रहेगा आगे। ये नहीं रुकने वाला, कोई ना कोई आएगा और गाड़ी को आगे ही लेके जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि दैट्स द राइट वे टू गो अहेड कंपैरिजन। लेकिन रोहित भी बहुत अच्छे कप्तान है, जैसे आपने कहा, 5 आईपीएल ट्रॉफीज वगैरह वगैरह जीत चुके हैं, लेकिन आईपीएल और इंटरनेशनल अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल में भी जब भी उन्होंने कप्तानी की है, ही इज डन वेल, उनका विन परसेंटेज वगैरह उठा ले तो अलग है। लेकिन जब आप फुल टाइम कप्तान बनते हैं ना, तब दूसरा एक मतलब दूसरे तरीके से फिर आपको चलाना पड़ता है। एक होता है स्टैंडिंग कप्तान, एक होता है परमानेंट कप्तान। तो विल वेट एंड वॉच। लेकिन एक चीज तो तय है कि एटलीस्ट इस मुकाम पे आई थिंक इंडिया इज वेरी लकी टू हैव अ रिप्लेसमेंट, स्ट्रेट अवे रिप्लेसमेंट, जैसे आपने कहा, इन रोहित शर्मा। जी बिल्कुल, लकी भी। और आपका जो सिस्टम है उस पर हम बहुत बात करते हैं, अपने मुख्तलिफ शोज़ में हम बात करते हैं कि जो इंडिया का सिस्टम है वो बड़ा एक ज़बरदस्त है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी ज़बरदस्त है, और साथ साथ जिस तरह से आप लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को, शायद मुझे कहना नहीं चाहिए बात, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम अपने मुख्तलिफ शोज़ में ये बात भी करते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसको लैग करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी साहब का एज ए मेंटोर जाना कितना बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए, कितना डग आउट में उनकी जो प्रेजेंस है वो इम्पैक्ट डालेगी? देखिए, एक चीज जो मुझे लगता है कि दिमाग के हिसाब से, और खासकर T20 की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस तरीके से उनका दिमाग चलता है, बहुत कम लोगों का वर्ल्ड क्रिकेट में चलता होगा जिस तरीके से वो चला सकते हैं T20 गेम को। लेकिन ऑब्वियसली उम्र के चलते एज अ क्रिकेटर जो है उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनसे उनके पीक में उम्मीद रखते थे लोग। लेकिन दिमाग तो उतना ही शातिर है, तो दिमाग के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो वहां पे उनका रहना उस ड्रेसिंग रूम में, और काफी हद तक वो टैक्टिकली लोगों को समझाना या खेल को बढ़ाना आगे, मेरे ख्याल से उस लिहाज से बहुत ही अच्छा ये जो डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने। और कई बार लोगों ने ये भी कहा है कि भैया इतने लोग हैं, रवि शास्त्री भी है, विराट भी है, रोहित भी, अब MS धोनी भी आ गए। उस सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि भैया ये 4 साल पहले ये चारों लोग थे, तब रोहित हुआ करते थे, विराट हुआ करते थे, मतलब स्टेचर वाइज वही थे, रवि भी तब कोच थे, और MS धोनी तब कप्तान थे या सीनियर प्लेयर थे। 4 साल पहले की क्या बात कर रहा हूँ, 2019 की हम ले लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि पहली बार ये 4-5 लोग एक साथ नहीं आएंगे, इसके पहले भी आ चुके हैं। और क्या होता है, हम सब जानते हैं कि एक तो कप्तान होता है, लेकिन एक लीडरशिप ग्रुप होता है, कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, ऑब्वियसली कप्तान का चेहरा सामने होता है, लेकिन पीछे एक ग्रुप लेती है वो डिसीजन। तो वो डिसीजन मतलब ग्रुप में ये 4 लोग पहले रह चुके हैं। ठीक है। अच्छा, आपने 2019 की बात की, 2019 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान इंडिया मैच खेले, और वर्ल्ड T20 का पहला मैच जो दोनों टीमों का मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया का ही मैच होगा। पाकिस्तान में तो इस मैच को लेके काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। जो हसन अली है उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं इस मैच को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान से खेलना इंडिया के लिए और इंडिया से खेलना पाकिस्तान के लिए, इट्स अ टफ जॉब। इट इज क्योंकि वो थोड़ा वो मैच नहीं, वो 1.5 हो जाता है, मतलब 1.5 मैच हो जाता है या 2 मैच हो जाता है, क्योंकि इमोशनली सब इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे ही हम लोग दोनों कौम के लोग काफी इमोशनल होते हैं, और खासकर क्रिकेट के साथ ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं। तो हाँ, वो इमोशनल अटैचमेंट तो रहेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक हसन भी बता पाएंगे आपको कि सबसे बड़ा काम इन मैचेस में होता है कि भैया आप जो इमोशंस है उनको बाहर रखें, आप बतौर प्लेयर इमोशनल ना हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, जहां पे एक बॉलर होगा, एक बैट्समैन होगा। बॉलर बॉल डालेगा, बैट्समैन बैटिंग करेगा,
उससे ज्यादा कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी टीम हो, कोई भी बॉलर हो, कोई भी बैट्समैन हो। तो वो इमोशनल चीज को बाहर रखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आसपास के सब लोग वही कहते हैं भैया ये मैच है, इसको तो जीतना है, बाकी आप वर्ल्ड कप हार जाए चलेगा, लेकिन ये मैच जीतना है, वगैरह वगैरह। सो आई थिंक उस लिहाज से वो दिमाग को सीधा रखना आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इन मैचेस में। लेकिन एक चीज तो है, जो हाइप जैसे आपने कहा और जो पॉपुलैरिटी है उसका जो ग्रोथ होता है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आई थिंक वी शुड, मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो होपफुली विल गेट टू सी मोर ऑफ दीज। अच्छा गुप्ता जी, आप यकीनी तौर पे बिजी हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला। आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि अब राजा जी की जो आमद है उसको एज ए चेयरमैन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा गंगोली जी जब आए और बीसीसीआई को उन्होंने हेड किया, और काफ़ी हमें जो है रेवोल्यूशनरी चेंजेस हमें देखने को मिली इंडियन क्रिकेट के हवाले से। आप क्या एज ए क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट डालेगी इनकी आमद यहाँ पे? मेरे ख्याल से रमीज भाई के साथ मैं काफी वक्त बिता चुका हूं और कमेंट्री बॉक्स में भी, तो मेरी उम्मीद ये है, और सिर्फ उनसे नहीं, मुझे बहुत अच्छी बात जो ये लगी पिछले कुछ सालों में पीसीबी में 1-2 साल से जो वसीम साहब आए हैं, जो आपके जो सीईओ आए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में जो चेंजेस मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पीसीबी जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है, वो क्रिकेट इन पाकिस्तान और वर्ल्ड क्रिकेट में काफी हेल्प करेगा और आगे लेके जाएगा क्रिकेट को। बिकॉज आई रियली लाइक ऑब्वियसली रमीज भाई जैसे सीनियर लोग हैं, और साथ में वसीम साहब जो लेस्टर में थे, मेरे ख्याल से लेस्टर काउंटी के साथ जुड़े हुए थे इसके पहले। आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच दीपदास गुप्ता जी, आप हमने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स ने हमारे शो को जीनत बख्शी। इस लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हसन रजा से कंटिन्यू करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बजरिया वीडियो लिंक दीपदास गुप्ता जी और हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। हसन रजा में कंटिन्यू करेंगे। हसन, अब बात करते हैं ब्रेक पर जाने से पहले रिस्पेक्ट के हवाले से कि इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना मेंटोर मुकर्रर किया, और ये जो उनकी ये अपॉइंटमेंट जो है, ये तकरीर जो है, ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि क्रिकेट के इन आउट बड़े अच्छी तरह जानते हैं, क्रिकेट की बारीकियाँ चालीकियाँ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप किस तरह से देखते हो? दूसरा सवाल इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि हम अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? यूनुस खान आपके कोलीग नाराज होकर चले गए, अभी हफीज का जो मामला है सारा फियास्को आपके सामने है। देखिए, रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए प्लेयर्स को, और अगर आपने इंडिया की बात की तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ऐसे हैं, एज ए कैप्टन भी रहे हैं और विकेट के स्टम्प्स के पीछे रहे हैं, पूरी टीम को जेल करके रखा उन्होंने, जिसकी वजह से विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। सचिन जो है विनिंग कॉम्बिनेशन में नहीं थे, प्लेयर बहुत बड़े थे, मगर धोनी जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और वो प्लेयर दिए इंडिया को प्लेयर्स कि जो पाकिस्तान, जो रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, और जब कंट्री के लिए कोई सर्व कर रहा होता है तो डेफिनेटली इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ये अलमिया होता है कि प्लेयर हमारे रिटायर्ड नहीं होते और निकाले जाते हैं उनको, या कोई इख्तलाफात हो जाते हैं प्लेयर्स के या चेयरमैन के किसी से, और जब भी निकाला जाता है या तो फिर वो खुद ही निकल जाता है, डिसअपॉइंट हो गए। यूनुस खान जैसे लेजेंड जो है पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, उनकी खिदमत मजीद हमें लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक खुद स्ट्रगल करके आए थे प्लेयर, और क्लब रूट लेवल पे और क्लास जो रूट लेवल होता है, जो ग्राउंडों में खेला है उन्होंने, लोकल क्रिकेट खेली है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है अभी बेहतर की तरफ जा रही थी। जब आपने देखा फवाद आलम में सेंचुरी की तो हमेशा वो हक करते थे और इशारा करते थे बैट्समैन यूनुस खान की तरफ, और स्टिल वो वैसी फॉर्मेट में बैटिंग भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, हमेशा अगर आप प्लेयर को रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है, जूनियर है, या उसको कॉन्फिडेंस देंगे, तो डेफिनेटली इसको इज्जत रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर किसी प्लेयर को रिस्पेक्ट देंगे तो ये ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा मजीद पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है, और रमीज राजा साहब की आप अपॉइंटमेंट को किस तरह देखते हैं? क्योंकि क्रिकेटर के आने के बाद से क्या बेहतरी की उम्मीद है? और आप तो खुद पिंडी में है, और पिंडी में तो पिंडी शहर ही राजाओं का शहर है, राजा बाजार एक मशहूर बाजार है, तो राजा को राजा के शहर वाले किस तरह से देख रहे हैं इस अपॉइंटमेंट को? बहुत एक्सपेक्टेशन है, और लोगों की, मैंने कहा है कि बहुत होप्स हैं, काफ़ी स्पेशली क्रेज़ी हमारे यहाँ। आपको पता है खाना जब हम खाते हैं, खाने के बाद जब टीवी खोलते हैं तो पहला जो है चैनल या गेम देखना वो स्पोर्ट्स की पसंद करते हैं, स्पेशली क्रिकेट पसंद करते हैं। तो रमीज राजा जो है वो हमारे साथ खेलते भी रहे, उसके बाद वसीम हसन राजा जो हैं उनके बड़े भाई, वो मैनेजर भी रह चुके हैं शारजा कप में। देखना ये कि खेलना एक अलग चीज़ होती है और खिलाना एक अलग चीज़ होती है। जो प्रेशर आएगा, जो सिचुएशन आएगी, वो देखनी पड़ेगी किस तरह से हैंडल करेंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में
रमीज राजा साहब का जो कॉन्फिडेंस था, जो आप उनका एग्रेशन था, वो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी कामयाबी जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हासिल की है, जिसका शायद इतना ज़्यादा लोग तस्करा नहीं कर रहे, वो मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर की जो न्यूज़ है उसका लीक ना होना था। पहली मरतबा शायद ऐसा हुआ होगा कि इतना बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ और कोई न्यूज़ लीक नहीं हुई, मीडिया में नहीं आई। देखिए, ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि रमीज़ भाई जो है पाकिस्तान में कम रहते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं और कम्युनिटी जो है वो बाहर ही कर रहे थे, तो वहाँ से प्लेयर से इन टच भी रहते हैं। और फ्लेंडर की जहाँ तक बात है, फ्लेंडर अगर बॉलर है वो 90 भी हमारे साथ खेला है पास में, और फिर टेस्ट क्रिकेट में उसने बॉलिंग भी की, अच्छी आउटस्विंग बॉलिंग करते थे, विकेट्स भी लिए हैं। उन्होंने कोई असाइनमेंट नहीं ली कोचिंग कोर्स की ऐसी, या कोई बड़ी, जैसे मिकी आदर थे, जैसे बहुत सारे कोचेस थे, वो लेवल 4 लेवल करते हुए आए और इंडिया और श्रीलंकन टीमों के साथ काम करते रहे, मगर फ्लेंडर की नज़र नहीं आए। मगर टेम्प्रेरी उनको अभी देखा गया है कि बॉलिंग कोच रखा गया है, बिकॉज कि हमारे जो PSL के प्लेयर्स भी हैं और यंग प्लेयर है फास्ट बॉलर, शायद उनके लिए प्रमोट करने के लिए रखा गया है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हमारे जो है प्रोटेक्ट नहीं हो रहे और लंबी क्रिकेट में नहीं आ रहे। मैथ्यू हेडन की बात करिए, वो एक क्लास बैट्समैन है और वो भी हमारे टूर्नामेंट में खेले हैं, ओपनिंग बैट्समैन थे। अटैकिंग जब वो शोएब अख्तर को स्ट्राइक करते थे तो डेफिनेटली एक वाइज वो प्लेयर थे कि जो अटैकिंग भी खेलते मगर शोएब अख्तर उनको आउट भी करते थे और डबल सेंचुरी ऑलमोस्ट करते थे। वो क्रीज से 2 फुट आगे होकर खड़ा होते थे फास्ट बॉलिंग पे। तो अब वो देखते हैं कि क्या टेक्निक बैट्समैन को देंगे और टेम्परी अगर कोच आए तो वो क्या साबित होगी के लिए। आपने कोच की बात की, कोचिंग के हवाले से बात की, आप खुद भी तो कोचिंग कर रहे हैं, आपकी एकेडमी इस वक्त माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ रन हो रही है और काफी प्लेयर भी प्रोड्यूस किए आपने। जी हाँ, माशाल्लाह से टूर्नामेंट भी हो रहा है पिंडी में यहाँ, और क्रिकेट मेरी एकेडमी की है, मैं खुद भी अभी तक खेल रहा हूँ और एकेडमी में बच्चे खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ग्रास रूट लेवल पे उनको मौका दें। तो आप तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जब भी आप एकेडमी की उम्र में ही थे? जी बिल्कुल, 14 ईयर्स में मैंने डेब्यू किया, उस टाइम पे एकेडमी में खेलते हुए आए, मगर वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको कि जो PCB नहीं दे रहा होता क्लब क्रिकेट के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। नुमान अली ऐसे प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, जो प्लेयर्स डिसअपॉइंट हुए थे, वो एकेडमी में ज्वाइन किया मेरा, उन्होंने अभी सेंचुरी भी क्लब मैचेस में अंडर 16 उन्होंने खेली, और शादाब जैसे पाकिस्तान के स्टार जो हैं उनकी कैप्टनसी में खेले हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया होता है, मगर आज वो मेरी एकेडमी से खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। आई होप कि फ्यूचर में आगे वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। अगर ऐसे प्लेयरों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो डेफिनेटली हर एक सिटी से, हर एक जगहों से ऐसे टैलेंटेड प्लेयर निकलें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हम ये पिक्चर्स भी यकीनन नाज़रीन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे एकेडमीज़ के उन नौजवानों की। हसन रज़ा ने जो एकेडमी बनाई है बड़ी तनदेही के साथ बनाई है और एक जेन्युइन क्रिकेट एकेडमी बनाई है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पिंडी में एक साहब ने एकेडमी बनाई और उनको एक टीम की कोचिंग दी गई तो उन्होंने अपने एकेडमी के प्लेयर उस टीम से खिला दिया, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला दी। तो आपके प्लेयर के डायरेक्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के भी अहल हैं, या आपको लगता है कि उन साहब की तरह जो भी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी हैं, आप भी उनकी तरह अपने डायरेक्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद एक फॉर्मल क्रिकेट खेली है, ऐसी क्रिकेट खेली है कि जो ग्रास रूट लेवल से खेलता हुआ आया। अंडर 14, अंडर 15, अंडर 19 में कैप्टनसी की, फिर पाकिस्तान A टीम की भी था अच्छा के बाद निजी डिपार्टमेंट से मैं कैप्टन रहा 12-13 साल तक, और मेरे कैप्टनसी में बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो माशाल्लाह खेले भी हैं। मगर मेरी कोशिश यही होगी कि जो मैंने डिलीवर किया है, जो मैंने सीखा है, वो मैं डिलीवर उन लोगों को करूं और प्लेटफॉर्म से करूं। ऐसे नहीं करूं कि आजकल बच्चा कोशिश करता है कि एक प्रोसेस से प्लेयर को सामने आना चाहिए या लंबी क्रिकेट में खिला दें, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि जहां से फिर ये पहला स्टेप होता है पाकिस्तान की टीम तक पहुंचने का, बहुत चांस हो जाता है। हसन ये बताइएगा, कल के मैच के वाले से बताइए कि जिस तरह पहले भी आपसे पूछा मैंने कि जो टीम टॉस जीतेगी उसका क्या डिसीजन होना चाहिए, कितना स्कोर जो है आप समझते हैं कि यहाँ पे जो टीम पहले अगर करेगी तो वो डिफेंड कर सकती है? डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि बैटिंग ट्रैक है, और जिस तरह से बाबर आजम भी कॉन्फिडेंट हैं कि बैटिंग जो है टेक्निक्स, काफ़ी स्किल्स डेवलप की हैं प्लेयरों ने भी। अब्दुल्ला शफी जैसे हो गए, वो स्क्वाड में भी थे, वो भी हैं बीच में, और मौके दिए जा रहे हैं प्लेयर्स को, मगर इनको मौके जो हैं वो अवेल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है चांसेस कम होते हैं। बैक टू बैक प्लेयर बैठे हुए हैं तो परफॉर्म लंबा करेंगे तो लंबी क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह से आबिद अली आए, उन्होंने सेंचुरी की और परफॉर्म किया, अभी आउट ऑफ टच हैं वो। मगर मेरे ख्याल में जो है रन अगर पाकिस्तान टॉस जीते, हसन आपने प्राइम की इब्तिदा में कहा था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है फिर जो 12 रुकनी टीम है उसमें कौन सा, क्या बॉलर कोई बाहर होता नजर आ रहा है? जाहिद लेग स्पिनर है, मेरे ख्याल में वो नहीं खेलेंगे, वो बाहर होंगे, क्योंकि शदाब ऑलरेडी खेल रहे होंगे, और उसके बाद चॉइस उनकी उस्मान कादिर पे लग रही है, और नवाज भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं बीच में। देखते हैं ये कि मेन तो बॉलर वही हैं, मगर अगर बैटिंग करें पहले तो 300 रन तो होने चाहिए। ठीक है, 300 रन होने चाहिए। आखिरी मेरा सवाल है कि आपने भी कहा, लोग भी यही बात करें, जाहिद महमूद ड्रॉप होंगे, लेकिन अगर हसन रजा कैप्टन होते तो जाहिद खेलते?
हाँ या ना? डेफिनेटली खिलाना चाहिए था उनको, पहला वनडे है, पहला मैचेस है, बिल्कुल यस उनको खिलाना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन रजा, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज दीप दास गुप्ता जी भी मौजूद थे विराट कोहली के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। इस हफ्ते का ये हमारा आखिरी शो था। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।